Today we'll be starting with the topic fund flow statement. Fine. We have earlier discussed about financial statement. We also did financial statement analysis to some extent. Now we know that there's a profit and loss account as well as there's a balance sheet. It reveals the effect of various transactions on its operational performance and financial position. We earlier discussed, right? हमने ये देखा कि किस तरीके से financial statements की जो information है, the information that we usually get from the financial statement, it gives out certain results, right? वो तो मुझे कुछ दिखा रहा है. Financial statement जो हम study कर रहे हैं, वो जो transactions हो रहे हैं, हमें उससे क्या पता चल रहा है? We are understanding that what is the operational performance. It is actually about the operational performance of any company. We can understand the operational performance of an organization and its implication. Definitely the implication we can see it in terms of financial performance. See, if I perform well, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट यही है, इफ आई ऑपरेट वेल, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑपरेट अच्छा कर रहा है तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, राइट? सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विल वी गेट दिस. अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम एक कंपनी का ऑपरेशनल रिजल्ट्स जा के देखें. इज इट पॉसिबल? मैं तो ऑडिटर नहीं हूँ. If I am an investor, how will I understand that whether an organization is performing well or not? How will we understand? For that, we need to understand the financial statements, right? So here today, let us discuss that means since we know about the balance sheet and PL account, हमने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या रिवेल कर रहा है? इट इज रिवेलिंग दी नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो भी हो रहा है कंपनी का. On the other hand, balance sheet is revealing the assets and liabilities position. The statements also provide the essential information like the financial activities, right? But मुझे अगर मुझे ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मुझे यूज करना है. जैसे मैं नेट प्रॉफिट, अगर मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट को देख रही हूँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट ये है, सेल्स ये है, ग्रॉस प्रॉफिट ये है, एसेट की पोजीशन ये है, तो अल्टीमेटली ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस एनालिटिकली, और rather we can say financial planning purpose. कैसे यूज करेंगे ये जो डेटा है? लाइक बैलेंस शीट हमने देखा है ना. बैलेंस शीट क्या देता है हमें? बैलेंस शीट गिव्स अ स्टैटिक व्यू. ये हमें क्या दे रहा है? एक स्टैटिक व्यू दे रहा है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स एंड लायबिलिटीज. कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के एक स्टैटिक व्यू वहां पर हमें पता चल रहा है परफॉर्मेंस का, कि ये है आपके एसेट्स या लायबिलिटीज की पोजीशन, राइट? ये हमें पता चल रहा है. नाउ of the resources, but it does not actually provide कि ये changes क्यों हो रहा है. हमें समझ में आ रहा है? हमने जैसे पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम कर रहे थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या देख रहे थे कि एक साल से दूसरे साल, हमने देखा था ना लास्ट क्लासेस में कि हम लोग जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रहे थे तो किस तरीके से एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुआ. लाइक से 2011 में क्या एसेट है, 2012 में क्या एसेट है. एसेट की मात्रा में भी 1.5 करोड़ थी, वहां से हो गई आपके 2 करोड़. अब ये फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट है, क्या है? तो मैं सिर्फ ये चेंजेस देख रही हूँ. मैं क्या देख रही हूँ? मैं एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सपोज लेट्स से मैं 31 मार्च 2012 मैं ये पोजीशन देख रही हूँ, 2 करोड़ का हमारा फिक्स्ड एसेट्स दिखा रहा है, जो कि लास्ट ईयर 1.5 करोड़ का था. सो दिस इज अ स्टैटिक व्यू बिकॉज आई एम लुकिंग एट दिस नंबर ऑन अ पर्टिकुलर डेट. मुझे पर्टिकुलर डेट में ये दिखा रहा है. बट ये जो फ्लो है कि 2011 से 2012 में, देखो ये तो एक साल का बात है ना, 2011 और ये 2012, ये एक साल में कैसे कैसे चेंजेस हुआ, तब तो यहाँ आके फाइनल पोजीशन एक खड़ा हुआ ना, फाइनल रिजल्ट आया. So ultimately it fails to disclose the causes for the change. ये हमें नहीं समझ में आता. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वहां से हमें ये समझ में नहीं आता है. Now suppose if a company borrows funds and repays it during the year, this fact is also not disclosed by balance sheet. बैलेंस शीट में कैसे पता चलेगा? अगर आप देख रहे हो कि लोन इतना है, लोन फंड आपका दिखा रहा है 15 लाख, पिछले साल भी 15 लाख ही था, अब हो सकता है उसमें मैंने 15 लाख में रिपे किया, फिर नया लोन लिया. ये जो चेंजेस हो रहा है, वी कैन नॉट हैव अ लुक और वी कैन नॉट एनालाइज दिस मींस व्हाट आर द चेंजेस इज बीइंग डन. क्योंकि ये जो चेंजेस है इससे मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या टर्नओवर हो रहा है, क्या हो रहा है. तो ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिल पाते.
राइट। तो अभी मुझे ये जो चेंजेस है ना, चेंजेस को समझने के लिए कि जो एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में ये जो एंटायर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है, जिसके कारण पूरी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो जा रही है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करना होता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट? Fund flow statement is a financial statement that indicates the way through which financials is raised and how it is applied between the opening and closing balance sheet. तो सीधी सी बात है, आप fund flow statement को जब हम पढ़ेंगे, what we'll get from it? Fund flow statement is also a financial statement. ये तो clear ही है that it is also a type of financial statement. Financial statement which indicates statement of changes in financial position or indicates the way through which finance is raised and how it is applied between the opening and closing balance sheet. देखिए, fund flow statement itself says क्या है? Fund flow statement is a financial statement of changes in financial position or indicates the way through which finance is raised and how it is applied between the opening and closing balance sheet. मतलब opening balance sheet, last year की balance sheet जो है वो इस साल opening हो जाती है, सॉरी ओपनिंग इस साल की, वही क्लोजिंग मतलब लास्ट ईयर की जो थी वो आपकी क्लोजिंग हो गई, इस साल की ओपनिंग हो गई, नई जो आ गई वो ओपनिंग हो गई, और लास्ट ईयर वाली थी क्लोजिंग हो गई। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग के जो बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, किस तरीके से फंड हम रेज कर रहे हैं, किस कहाँ पे वो पैसे को लगा रहे हैं, ये सारी चीज हम लोग को फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगी। ठीक है, मैं और एक डेफिनेशन बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंटनी, द फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब the sources from which additional funds were derived and the use to which these funds were put. तो सीधी सी बात है, ये क्या बता रहे हैं कि एडिशनल फंड्स हमारे पास कहां से आ रहे हैं और वो फंड कहां लगाया जा रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट? हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना है कि अल्टीमेटली हम लोग ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट रिवील्स द चेंजेस। तो मैं जस्ट पॉइंट लिख रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इट रिवील्स दी चेंजेस। चेंजेस जो है ना, चेंजेस इन एसेट्स एंड सोर्सेज ऑफ एसेट्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज इन द इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो ये जो चेंजेस है, चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज में दोनों ही बोलती हूँ। टू इन्फॉर्म अस टू हाउ लोन्स आर टेकन और रेज्ड बाय द बिजनेस एंड हाउ दे आर यूज्ड। मतलब कहाँ से लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, हाउ क्वेश्चन का आंसर हमें ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगा कि फाइनेंसेस कहां से लिए जा रहे हैं, कैसे लिए जा रहे हैं। इट पिन पॉइंट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है, मैं SW लिख रही हूँ। नॉर्मली हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं ना, SWOT, मैं यहाँ पे SW लिखा, स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ फर्म। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। No significance. An analysis of sources and uses of fund through a fund flow statement provides valuable insight into the operation of the firm. देखिए, आप जब एनालाइज करते हो ना कि कहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं और कहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, it will provide a valuable insight into the operation of the firm. अल्टीमेटली हमें समझ में आएगा कि कंपनी जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, ऑपरेशंस जो है वो कैसे हो रहा है, वो हमें समझ में आएगा। Several advantages of this statement can be summarized as, अब देखिए what are the advantages of fund flow statement that we have to understand. Ascertainment of financial implications of business operations. अब देखो business operation जो है उसका implication क्या हो रहा है, जैसे हम तो हमें ये देखना कि एक बिजनेस में कुछ भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, ठीक है, तो बिजनेस ऑपरेशंस का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या हुआ,
ये हमें समझ में आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट से. It provides the answer to several issues such as many a time a company may find itself in cash crunch position though it may be earning substantial profits. कभी कभी देखो ये सिचुएशन देखने मिलती है, एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, पर फिर भी उनके पास कैश की कमी है. तो ये कमी क्यों हो रही है? हो सकता है उनके सारे पैसे जो है वो डेट सर्विसिंग में चले जा रहे हैं, उधारी ज्यादा है तो वहां पे पैसे चले जा रहे हैं. A company may be having cash resources but may be incurring operating losses. This is also possible. The reverse is also true, that if a company is having a huge cash resources और लेकिन वो it is incurring losses. A company may declare a high rate of dividend but its profit may be low. This is also possible कि एक कंपनी के प्रॉफिट जो है वो लो है बट वो डिविडेंड बहुत हाई इशू कर रही है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ना. The reasons for all such situation can be understood by preparation of a fund flow statement. Detection of imbalances with appropriate action. देखो सबसे important जो है यहाँ पर आपके fund flow and statement का जो main reason है जो हमें study करने की जरूरत है, क्या help करेगा हमें? Detection of and फर्स्ट क्या हुआ? डिटेक्शन ऑफ इम्बैलेंस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन. मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप एनालिसिस करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस इम्बैलेंसेस आर कमिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्बैलेंसेस हो ही सकती है, बहुत कारणों से इम्बैलेंसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एनालिसिस spanning several years might reveal a growth in inventories which is out of proportion with the growth of other assets and sales. अब देखा जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा है. ये एग्जांपल है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. एक ऑर्गेनाइजेशन में उनका स्टॉक बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्रीज ज्यादा है, which is out of proportion with the growth of other assets and sales. मतलब आपके जो एसेट्स ग्रो हो रहे हैं या सेल्स ग्रो हो रहे हैं उसके मुकाबले आपका जो ये इन्वेंट्री है, स्टॉक की पोजीशन है, वो ज्यादा है. This overstocking of inventories would have gradually led to a decline in profitability as the funds locked up in inventory could have been put to more profitable user. तो इससे क्या होगा? देखो ये जो आपकी इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है, इन्वेंट्रीज में आपके पैसे ब्लॉक रहते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो माने प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम दिखाएगी. This inefficiency in inventory management can be understood and corrective actions taken by the preparation of fund flow statement before it leads to further losses. तो ये हमें ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम देखेंगे तो हमें अल्टीमेटली समझ में आएगा कि पैसे कहाँ कहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं, कितने कैसे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिविजनल परफॉर्मेंस अप्रेजल. अच्छा ये वाला पॉइंट समझ में आया, डिटेक्शन ऑफ इम्बैलेंसेस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन. अनम्यूट करके बोलो, चैट मत करो. वॉइस इज कमिंग लो. मेरी वॉइस कम जा रही है आप लोग को? मेरी आवाज बाकियों को बीच में थोड़ी सी कट रही है, बट नाउ इट्स फाइन. अच्छा अच्छा ओके. तो ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं है? तो डिटेक्शन ऑफ इम्बैलेंसेस एंड एप्रोप्रिएट एक्शन. Can you repeat it once again? I mean, shortly. Yes, in short, it is clear that means where the imbalances are taking place. From the fund flow statement, you will be able to understand, you can detect that where these imbalances are coming. See, there's a proportion or there's a ratio. There has to be a balanced ratio of everything in an organization. We all know there's a proportionate change. Once we are increasing the input, देखो एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मैं इनपुट जितना बढ़ा रही हूँ उसके रेशियो में तो मेरा आउटपुट भी बढ़ना चाहिए. अब सपोज मैं देख रही हूँ मेरे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं इतना, ठीक है, मेरा कैश बैलेंस इतना इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इतना इंक्रीज हो रहा है, बट उसकी मात्रा में मेरा इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो इतना इंक्रीज हो गया. सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शन. You can clearly see this, that this is not in proportion. Inventory is too high
एज रिगार्ड्स टू एसेट्स एंड अदर थिंग। अगर देखो एसेट बढ़ रहा है मेरा इतना, तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, चलो ठीक है, करंट एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, सब बाकी सब चीजें इस लेवल पे हैं और इन्वेंट्री इतना माने इतना लंबा, इतना ज्यादा मेरा गैप ऊपर चला गया, या इतना ज्यादा स्टॉक है इन्वेंट्री का। तो इससे क्या होगा, मेरे जो स्टॉक में तो पैसे, सपोज यहाँ पर मेरे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा फंसे हुए हैं इन्वेंट्री में, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज माई एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा है ना, ये बहुत ज्यादा है, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, this could be used to some other profitable investment or something else. So from fund flow statement we'll be able to detect these imbalances कि कहाँ पर एक्स्ट्रा फंड जा रहा है, कहाँ पर जाना चाहिए था, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, all this thing we can analyze from this, we can detect. Understood? अभी समझ आया? यस यस यस। लेकिन ये जो एक्सेस जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, इज ड्यू टू व्हाट, मींस सेल ज्यादा नहीं हुआ या तो ज्यादा ही प्रोडक्शन हो गया, मतलब नहीं, कुछ भी हो कब ये सकता है। सिचुएशन आती है? ये इन्वेंट्री जो ज्यादा है ये तो गलत है, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शन, अगर मेरा सेल्स ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सेल्स डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इन्वेंट्री भी ज्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इन्वेंट्री बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से प्रोडक्शन होके आएगा फिर बिकेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं इन्वेंट्री रख रही हूँ, इन्वेंट्री निकल जा रही है डिमांड में, फिर वहां से आके प्रोडक्शन होके ये फिलअप हो जा रहा है जगह, ये जगह जो वो फिलअप हो जाएगा, वहां से मतलब प्रोडक्शन होके आएगा, फिर वो निकल जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सेल्स रुक जा रहा है तो मेरी इन्वेंट्री ज्यादा हो जा रही है, या मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, तो मेरी इन्वेंट्री ज्यादा हो जा रही है। तो देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर more inventory, राइट राइट। but ultimately inventory should be balanced in proportion to the other assets in an organization according to your profit. आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका इन्वेंट्री होना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होल्ड कर लेता है, काफी पैसे आपके इन्वेंट्री में लग जाते हैं। वो पैसे अगर आप इन्वेंट्री, सपोज मैं अगर सॉरी एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मेरा वर्किंग कैपिटल या एक्स्ट्रा मेरे इन्वेंट्री में ब्लॉक हैं जो कि नहीं बिक रहे हैं, मेरा होना चाहिए था सपोज कितना बोल रहा हूँ 2 लाख का इन्वेंट्री सफिशिएंट, क्योंकि ये महीने में टर्नओवर हो जाता है, 2 लाख की इन्वेंट्री बाहर चली गई, फिर आया प्रोडक्शन होके ये जगह भर गई, ठीक है। बट अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया और ये 7 लाख की इन्वेंट्री है, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा है, ये 5 लाख मैं इन्वेंट्री करके रख तो ली कि नहीं, बिक तो जाना ही है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पता है कि मेरा 1 महीने का जो है वो इस तरीके से ही जाता है, साइकिल यही है, 2 लाख करके ही बिकेगा, तो ये एक्स्ट्रा 5 लाख की क्या जरूरत है। एक्स्ट्रा 5 लाख तो मैं दूसरी जगह पर लगा सकती हूँ ना, कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में, कोई और जगह पर मैंने प्रोजेक्ट ए में लगा दिया, प्रोजेक्ट बी में लगा दिया, जहां पे मुझे आरओआई ज्यादा मिलेगी, या एटलीस्ट कुछ नहीं लिया तो भी मुझे सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा ना, 8% 10% whatever. So ultimately today also governor, RBI governor is going to have a press conference, तो देखिएगा क्या पॉलिसीज आ रही हैं, क्योंकि you have studied about fiscal policy and monetary, फिस्कल मैंने बताया, या मॉनिटरी, कौन सा पढ़ाया तुम लोग को, मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ा रही थी ना, व्हाट यू आई वाज टीचिंग, मॉनिटरी। तो आज आप लोग देखिएगा मॉनिटरी। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में आएगा आरबीआई गवर्नर का न्यू पॉलिसी, तो आरबीआई गवर्नर का न्यू पॉलिसी मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मॉनिटरी पॉलिसीज हैं, तो क्या है आप लोग स्टडी कीजिएगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली कि क्या पढ़ाया मैंने मॉनिटरी पॉलिसी में, फिर हम लोग कल बात करेंगे क्या है नहीं। प्रैक्टिकली लिंक करने की कोशिश कीजिए, मार्केट में क्या चल रहा है, कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है, और हमारे मनी मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट तो ये हो गई आपकी इन्वेंट्री वाला इश्यू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिविजनल परफॉर्मेंस अप्रेजल। डिविजनल मतलब ही समझ में आ रहा है कि कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिविजन है, 2-4 डिपार्टमेंट्स है, तो वहां पर इंडिविजुअल फंड स्टेटमेंट जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो जो डिवीजन है उसका परफॉर्मेंस कैसा है इन रिलेशन टू द फंड्स कमिटेड टू ईच डिवीजन। तो यहाँ पे डिविजनल परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें इजी कर देता है, हमें समझा देता है कि भाई जैसे आपने एक डिवीजन है 1, 2, 3 ऐसे डिफरेंट डिविजन है, तो इसमें कितना फंड आया था, हेड ऑफिस से कितना फंड आया था और उसके हिसाब से आउटपुट क्या जनरेट हुआ, तो यहाँ से समझ में आएगी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है,
नॉर्मली हम लोग इसको एसबीयू वाला टॉपिक में भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वाला फंडा में भी बोलते हैं, जहाँ पे आपको एक अलग सा एक यूनिट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट समझा जाता है। आपको हेड ऑफिस से फंड मिल गया, नो यू हैव टू डू इट, तो यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ से डिविजनल परफॉर्मेंस अप्रेजल करना इजी हो जाता है विद दिस फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कितना फंड आ रहा है वहां से इन कंपैरिजन टू द फंड एलोकेटेड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग। Evaluation of the firm's financing. Now, an analysis of the major sources of funds in the past reveals that what portion of the firm's growth was financed internally and what portion externally. मतलब अब जब हम एनालिसिस करते हैं ना कि कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, एक फर्म के पास कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं पिछले कुछ सालों में, कहाँ कहाँ से आए थे, तो मुझे समझ में आएगा कि फर्म का ग्रोथ जो है वो फाइनेंस कितना इंटरनली हुआ है और कितना एक्सटर्नली हुआ है। ठीक है, a fund flow analysis will also tells us whether short-term liabilities have been used to finance fixed asset and permanent proportion of working capital, in which case at least in future the mix of short-term and long-term finance has to be strictly watched over. This topic I have earlier discussed. मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए, कंपनी का फाइनेंस का सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास फंडिंग कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है और कहाँ पे कंपनी ये फंड को इन्वेस्ट कर रही है। ये चीज ही देखना है कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। अब ना देखिए, दो चीज होती है, कंपनी का दो तरह का सोर्स होता है, एक होता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मैं यहाँ पे मिड टर्म नहीं ले रही हूँ। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, आदि सोर्सेज माने पैसे आ रहे हैं, इन हो रहे हैं। अब ये जो मुझे एक कंपनी को पैसे लगाने होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है या एलोकेट करना है, व्हाटएवर, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जिसको हम लोग फिक्स्ड बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, और एक है शॉर्ट टर्म सोर्सेज जिसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, राइट। तो अभी मुझे देखना है नॉर्मली क्या होना चाहिए, मेरा मतलब ये स्ट्रैटेजी नॉर्मली क्या होती है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म का अगर पैसा एक्स्ट्रा बच गया, अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज या लॉन्ग टर्म फंड हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो चलो लॉन्ग टर्म वाले से हम लोग शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में भी लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज ओके, फाइन। क्यों? देखो, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, ये जो आ रहे हैं ना लॉन्ग टर्म सोर्सेज, पैसे आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। हमेशा हमारा लॉन्ग टर्म लोन जो होता है उसका कॉस्टिंग कम होता है। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो शॉर्ट टर्म जो लोन्स वगैरह होते हैं ना, इसके कॉस्टिंग बहुत हाई होती है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हम शॉर्ट टर्म एसेट्स परचेस करें या शॉर्ट टर्म में पैसे को लगाएं, पर कोई भी हालत से शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाएगी। मैंने एक शॉर्ट टर्म फंड लेकर मैंने एक जमीन खरीद ली या फिक्स्ड एसेट लगा दिया, प्लांट लगा लिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ जो मेरा डेट है वुड बी वेरी हाई। सो ये जो बैलेंस करना कि मैं किस तरीके से, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेस का फाइनेंस को कहाँ लगा रही हूँ, शॉर्ट टर्म सोर्सेस के फाइनेंस को कहाँ लगा रही हूँ। सो ये इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग का काम है कि लॉन्ग टर्म सोर्सिंग एंड शॉर्ट टर्म सोर्सिंग, ये जो दोनों सोर्सेस को मैं कैसे लगा रही हूँ, कैसे यूज कर रही हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड, दिस पॉइंट इज क्लियर। ये देखिए, ये आपको हमेशा प्रैक्टिकली भी आपको सोचना पड़ेगा। आपने एक पर्सनल लोन लेकर घर खरीदने के टाइम लगा दिया तो कितना खर्चा पड़ेगा। जनरल सी एक बात है, जब हमें फ्लैट खरीदना होता है तो विल टेक अ होम लोन एंड नॉट अ पर्सनल लोन, है ना। पर्सनल लोन छोटा सा लोन है, 6 महीने का, साल भर का, चलो ठीक है। तो पर्सनल लोन का कॉस्ट बहुत हाई होता है ना, बट होम लोन का इंटरेस्ट इतना हाई नहीं होता है। अंडरस्टूड, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। चलो, कौन यस बोला इतना बड़ा? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, प्लानिंग ऑफ फ्यूचर फाइनेंसिंग। देखो, हम लोग जब पुराने बेस को देखते हैं कि पहला हमारा ऐसा ऐसा हुआ था, तो डेफिनेटली हमें उसके हिसाब से फ्यूचर फाइनेंसिंग करने में भी समझ में आएगा
अल्टीमेटली फंड फ्लो स्टेटमेंट से मुझे फ्यूचर का भी तो एक प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं ना। जब मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट हमने देखा, सो वी विल प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट। जब बनाना होता है, ऐसा बनाता है जब कंपनी में आप काम करते हो, सो यू माइट हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट that will reveal the firm's total prospective needs for funds, then these funds will arise and how these funds are to be financed depending on whether the need is for fixed asset, fluctuating component of working capital, etc. देखो, आप जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां पे आप दिखाओगे, एक सपोज प्रोजेक्टेड डेट बना रहे हो कि नेक्स्ट ईयर का फंड फ्लो स्टेटमेंट हम एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा होगा, तो वहां पे आप क्या दिखाओगे कि फर्म का टोटल प्रोस्पेक्टिव नीड क्या है, फंड की जरूरत कहाँ कहाँ पे है, कब कब ये पैसे की जरूरत होगी। आई थिंक जुमा मस्ट हैव प्रिपेयर्ड दिस, कभी ना कभी क्लाइंट के लिए किया होगा आपने ये सब, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही आ जाता है ये। जब आप प्रोजेक्टेड एक प्लानिंग बनाते हो तो क्या देखते हो कि आपको सपोज टोटल आपको फंड की जरूरत है, मेरा छोटा कंपनी चलो 1 करोड़ की जरूरत है, अभी 1 करोड़ मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया, 1 साल के सपोज बनाया मैंने, तो 1 साल में मुझे इसकी जरूरत, सपोज मैंने ये टाइमलाइन बनाया, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मुझे ये फंड की जरूरत 50 लाख की जरूरत मुझे फरवरी मंथ में पड़ेगी 15 तारीख को, ठीक है। फिर मैंने दिखा रहा है अप्रैल में, मार्च अप्रैल ऐसे इस टाइम में इतना पैसा जरूरत है, करंट में लगेगा। अब ये पैसा मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, जस्ट मैं फ्लो चार्ट के हिसाब से बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप एक पूरा बना सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा लगना है, ठीक है। सो फंड फ्लो एनालिसिस ऑलमोस्ट आप समझ लो, एक फाइनेंस जो मैनेजर है उसको फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं वहां उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ आया, समझ आया आप लोग के? अच्छा, ये लिंक खत्म हो जाएगा अभी 5-7 मिनट में, तो मैं आप लोग को नया लिंक शेयर कर रही हूँ, ओके।